नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से आ रही है। नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता के परिजनों ने प्रेमनगर थाने में तहरीर दी है। आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पीड़ित नाबालिग है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रेमनगर के निजी कॉलेज में पढ़ती है पीड़िता। पीड़ित के साथी ने ही नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतेंद्र बर्तवाल जुड़ गए हैं। सतेंद्र, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है अभी तक? मनु, देखिए, क्योंकि मामला जो है ये पॉक्सो एक्ट के अंदर दर्ज हुआ है। प्रेमनगर थाने का ये मामला है, जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ उसी के साथ पढ़ने वाला जो लड़का है उसने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। जब छात्रा अपने परिजनों को ये पूरा मामला बताया तो परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। और पुलिस अब, क्योंकि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज के बाद उस छात्र के को पकड़ने के लिए जैसे ही उसके कमरे में पहुंची तो जो छात्र है वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार दबिश दे रही कि उस छात्र को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक वो पकड़ में आए नहीं। जी मनु। सतेंद्र, परिजनों का क्या कुछ कहना है लड़की के जो पीड़िता है? मनो, जो परिजनों से बात हुई, क्योंकि छात्रा निजी जो स्कूल में पढ़ती है और उसी के साथ पढ़ने वाला ये छात्र है। और क्योंकि उसने बहला फुसला के पहले वो कमरे में ले गया था और उसने जो नशीला पदार्थ खिलाकर जब छात्रा के साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। और जब होश में छात्रा आई और अपने जब परिजनों को उसने पूरा मामला बताया तो परिजनों ने तुरंत प्रेमनगर जो थाना है वहाँ पे उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। और पुलिस अब इस पे दबिश दे रही कि और लगातार उस जो छात्र है उसको पकड़वाने के लिए वो कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया सतेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। हल्द्वानी से आ रही है। एमबीबीएस छात्रा से रैगिंग। मेडिकल कॉलेज में हुई छात्रा से रैगिंग। हॉस्टल में सीनियर लड़कियों ने जूनियर से बदसलूकी की। प्रिंसिपल ने दिए अनुशासन समिति को जांच के आदेश। तो हल्द्वानी से बड़ी खबर है। यहां एमबीबीएस छात्रा के साथ रैगिंग की घटना सामने आई है। मेडिकल कॉलेज की यह छात्रा है। हॉस्टल में सीनियर लड़कियों ने जूनियर लड़की से बदसलूकी की है। ये मामला सामने आया है हल्द्वानी से। फिलहाल जो प्रिंसिपल है अनुशासन समिति को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे कैबिनेट की बैठक चली, जिसमें 30 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी गई। शराब से अलग डीनेचर्ड अल्कोहल यानी एथेनॉल पर राज्य सरकार ने टैक्स हटा दिया है। शीरा नीति को मान्यता दे दी गई है। 75% शीरा अब खुले बाजार में बेचा जा सकेगा। कैबिनेट में शहरी क्षेत्र में बड़ी राहत दी गई है। 105 मीटर तक के भूखंड पर नक्शा पास करने में आसानी होगी। 4 धाम प्रोजेक्ट में बनने वाले ऋषिकेश बाईपास में रॉयल्टी की छूट दी गई है। 17 किलोमीटर लंबे बाईपास पर रॉयल्टी 4 करोड़ से ज्यादा लग रही थी। जीएसटी की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार ही करेगी। वहीं यूपी उत्तराखंड के बीच पेंडिंग मामलों पर भी कैबिनेट में फैसले लिए गए। 428 हेक्टेयर में से 380 हेक्टेयर सिंचाई विभाग की जमीन यूपी से वापस मिलेगी। सिंचाई विभाग के 1709 भवनों में से 1303 आवास यूपी के कब्जे से वापस मिलेंगे। वहीं हरिद्वार कुंभ के लिए यूपी सिंचाई विभाग के कब्जे से 697.57 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड को वापस मिलेगी। कॉर्बेट में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को मंजूरी दी गई है। फोर्स के गठन में केंद्र सरकार फाइनेंशियल मदद करेगी। 81 स्पेशल टाइगर गार्ड होंगे। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मुताबिक हेल्थ विभाग में पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने राज्य में स्पोर्ट्स कोर्ट को भी स्थगित कर दिया है। अब खेल संघों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। कैबिनेट ने माना है कि स्पोर्ट्स कोर्ट से खिलाड़ियों को दिक्कत आ रही थी। वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री को भी सरकार ने राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब लैंड यूज चेंज करने पर 10% शुल्क लगेगा। मंत्रिपरिषद ने 3 करोड़ तक के शेल्टर फंड पर 4 किस्त तय की है। 3 करोड़ से ज्यादा पर 8 किस्तों में शेल्टर फंड देना होगा। शेल्टर फंड ईडब्ल्यूएस आवास बनाने वाले बिल्डर्स को जमा करना होता है। जो हमारा इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट है, अब वो नक्शा देंगे बना के। वो 105 मीटर तक का एक ही कैटेगरी हमने शुरुआत की है। वो नक्शा देंगे बना के, उस नक्शे को उनके द्वारा मोहर लगी हुई होगी तो उस नक्शे को मान लिया जाएगा कि यह नक्शा ठीक है और वो अपना मकान बनाए, उनको अनुमति रहेगी। यदि इसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी तो ये तो ठीक है कि दोबारा वो नक्शा बनवाएंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन जो हमारे पास इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट है उसको हम कहीं ना कहीं उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे।
राज्य कैबिनेट ने आम लोगों से जुड़े हुए फैसले लिए हैं और उम्मीद है कि जल्दी इसका फायदा भी जनता को मिलेगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। कैबिनेट की मीटिंग में हेल्थ के 5 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने सचिवालय में पीसी कर मीडिया को हेल्थ डिपार्टमेंट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। अब दवाइयों की खरीद के लिए नई पॉलिसी के तहत काम किया जाएगा। साथ ही रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए टेंडर भी डाले जाएंगे। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में भी कुछ सेवाओं में बदलाव किया गया है। अब 5 किलोमीटर के दायरे में एम्बुलेंस सेवा फ्री रहेगी। साथ ही पीएचसी और सीएचसी लेवल पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस को बढ़ाया गया है। साथ ही यूजर चार्जेस के पैसे के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी डीजी को रहेगी, ताकि जरूरतमंद अस्पताल को फंड दिया जा सके। भोजन दिया जाता था, पहले भोजन दिया जाता था, उसमें रेट लिया जाता था 20 रुपए प्रति सामान्य आहार, 50 रुपए प्रति विशेष आहार लिया जाता था। अभी इमरजेंसी और जनरल वार्ड में जो लोग भर्ती होंगे उनमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो पेइंग वार्ड में और प्राइवेट वार्ड में भर्ती होंगे उनको एज पर एक्चुअल्स उनसे पैसा लिया जाएगा। एम्बुलेंस पहले 5 किलोमीटर में पहले 10 रुपए के रेट से लेते थे, फिर 5 किलोमीटर से ज़्यादा 20 रुपए का रेट था। अब 5 किलोमीटर तक एम्बुलेंस का चार्ज फ्री कर दिया गया है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी से भी। देहरादून से खबर है, अब राज्य के बेरोजगार युवाओं को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। राज्य में बस खरीदने पर त्रिवेंद्र सरकार 50% की सब्सिडी देगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत बस खरीदने पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। पहले ये सब्सिडी 25% थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर अब 50% कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अब पर्यटन से युवा सीधा ही जुड़ सकते हैं। वहीं सरकार के इस कदम पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़ा कर दिया है, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड सरकार के इस कदम की तारीफ की है। के कदम मगर कदम अपने आप में उचित है। सर क्या लगता है चुनाव से प्रेरित है क्या, क्योंकि सामने पंचायत चुनाव है? या इसीलिए और बेरोजगार नौजवान इसमें बहुत क्रोधित हैं, उनके सामने एक चुप्पा डाला है। सरकार जब से प्रदेश में सत्ता में आई है, सबसे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ काम करते जा रही है। और सरकार ने लाइन आयोग का भी गठन किया ताकि पता लगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे समस्याएं हैं। रानीबाग तक रोपवे लगाने के मामले पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पर्यटन विकास परिषद को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यूज 18 ने भी अपनी खबर में भूगर्भ शास्त्रियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हनुमानगढ़ी की पहाड़ियों को खतरनाक और संवेदनशील बताया था और उसके बाद मामले में जनहित याचिका दाखिल हुई तो हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि बिना जांच के रोपवे कैसे बनाया जा रहा है। बता दें कि नैनीताल में बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया था। ये आपके चैनल के माध्यम से, आपकी न्यूज़ के माध्यम से ये मामला उठा है। ये आज तो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी, कोर्ट की फर्स्ट टाइम हियरिंग थी। हम भी चाहेंगे कि भूगर्भीय जो रिपोर्ट्स हैं या जो किसी भी चैनल ने या आप लोगों ने जिन्होंने इस तरह की रिपोर्ट्स इकट्ठा करी हैं वो कोर्ट के आगे लाई जाएं। हरिद्वार स्थित राजीव नवोदय स्कूल में एक बार फिर फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। यहां खाने के बाद 12 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए हैं। सभी छात्रों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से कुछ छात्रों की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दाल रोटी खाने के बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ी और इसके पीछे स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को वजह माना जा रहा है। स्कूल प्रबंधन पर मामले को दबाने का भी आरोप लगा है। कोई मामला नहीं बैठता क्योंकि उसी खाने को सारे बच्चे खाते हैं। अगर इस तरह फूड पॉइजनिंग कोई हो तो सभी को इस तरह की प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इतने बच्चों में 5-7 बच्चे, 7-8 बच्चे अलग अलग तरह से जो है बीमार हो जाते हैं, स्वास्थ्य खराब है, तो उनके लिए जो है फर्स्ट एड जो है दिलाते हैं, उनको उस तरह से करते हैं। देहरादून में 10 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी जयप्रकाश को फांसी की सजा सुनाई है। वारदात के 13 महीने बाद दोषी जयप्रकाश को मौत की सजा मुकर्रर की गई है। पूरी वारदात 28 जुलाई 2018 की है। देहरादून के सहसपुर में मजदूरी करने वाले जयप्रकाश ने अपने साथी की ही 10 साल की बेटी को 10 रुपए देने के बहाने बुलाया और शराब के नशे में बच्ची के साथ
दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। यही नहीं, पकड़े जाने के डर से कमरे के नीचे ही गड्ढा खोदकर सीमेंट की बोरी और पत्थरों से शव को ढक दिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और अब उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। इस अभियुक्त को धारा 302 के अंतर्गत फांसी की सजा दी गई है, मृत्युदंड की सजा दी गई है और जो शेष धाराएं थी जिसमें 376 और 377 को अलग से डिफाइन न करके धारा 6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा। उधर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच उत्तराखंड में खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राज्य में उच्चतम न्यायालय की बेंच खोलने की मांग की है। पूर्व सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर भारत के लिए उन 4 बेंचों में से एक बेंच यहां बने जो हिमालय राज्यों के मामलों की सुनवाई करे। अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंच अन्य स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव दिया और अटॉर्नी जनरल ने भी 4 बेंच सुप्रीम कोर्ट की खोलने की बात कही है। अगर देहरादून में ये बेंच आती है तो उससे याचिकाकर्ताओं को बड़ी मदद मिल सकेगी। उत्तराखंड में ये बेंच आने से रोजगार बढ़ने के साथ साथ जिसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील है उनको भी मदद मिलेगी। हम लोगों की भी ये सोच बनी, लॉ कमीशन ने भी इसको सपोर्ट किया। लॉ कमीशन की रिपोर्ट ही है कि सुप्रीम कोर्ट का बाइफरकेशन होना चाहिए। हमारा यह है कि इस एरिया के उसमें देहरादून में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच होनी चाहिए जिससे कि यहाँ के पूरे उत्तरी भारत के हिल एरिया के नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं इससे जुड़ सके। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर आजकल एक तेंदुए की आवाजाही देखी जा रही है। तेंदुआ सड़क किनारे पैराफिट पर बैठा हुआ था। तभी वहां से गुजर रहे 2 युवकों ने इसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। तेंदुए को गांव के नजदीक देख लोगों में दहशत है। हल्द्वानी से नैनीताल जाते समय 2 गांव के पास तेंदुआ दिखा हमें। टाइम 8:35 था। हमने तुरंत अपने मोबाइल में उसे कैप्चर करा, वीडियो बनाई उसकी। अल्मोड़ा में लेपर्ड का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हवालबाग के मटेला गांव में एक मुर्गी फार्म में लेपर्ड घूमते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। लेपर्ड मुर्गी फार्म में घुसने का कई बार प्रयास करता रहा लेकिन अपनी योजना में सफल नहीं हो पाया। ये सारी घटना मुर्गी फार्म में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उधर कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बार फिर तस्कर हाथी का शत-विशत शव बरामद हुआ है। वन कर्मियों को गश्त के दौरान ये शव मिला है। बताया जा रहा है कि इस हाथी की मौत चट्टान से गिरकर हुई है। वैसे हाथी की मौत करीब 1 महीने पहले हुई है ऐसा लग रहा है, लेकिन वन महकमा इसे हफ्ते भर पुराना शव बता रहा है। ऐसे में कॉर्बेट में गश्त को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इतना पुराने हाथी का शव गश्त के दौरान वन कर्मियों को इतने दिनों बाद क्यों दिखाई दिया। हाथी का ये शव कालागढ़ रेंज के थारा में मिला है। देखिए, जो प्रथम दृष्टया जो स्टाफ ने बताया है बॉडी देख के उसके हिसाब से चट्टान से गिर के इसकी मौत हुई है। परंतु इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी टीम, सीनियर ऑफिसर्स और डॉक्टर की टीम वहाँ मौके पे है और जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद फैक्ट्रियों में श्रम कानून की अनदेखी हो रही है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है और न ही श्रमिकों को उचित वेतन दिया जाता है। इलाके में सरिया बनाने की 1.5 दर्जन से ज्यादा कारखाने हैं जिनमें बड़ी संख्या में यूपी, बिहार और झारखंड के लोग काम करते हैं। मजदूर बिना किसी सुरक्षा के भट्टियों में लोहा पिघलाने का काम करते हैं। वहीं 12 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद भी वेतन के नाम पर श्रमिकों को दिन का 300 रुपए पकड़ा दिया जाता है। वहीं श्रम मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है। श्रमिकों के भविष्य और फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर वो जल्द ही फैक्ट्री संचालकों के साथ बैठक करेंगे। नहीं, दिक्कत है बे किया, 12 घंटा पूरा ड्यूटी लेता है, वो है जुराब उराब नहीं देता है, मतलब हाथ में पहनने के लिए कोई चीज़, छुट्टी उट्टी नहीं मिलता है। 12 घंटा 24 घंटा चलता ही रहता है कंपनी, इसलिए दिक्कत होती है। सामान वामान कोई नहीं देती है पहनने के लिए। यहाँ पर जितना दिक्कत है कि जूता नहीं मिलता, ना उसमें ग्लव्स मिलते हैं और ना ही यहाँ पर पीएफ मिलता है, ना कोई ग्रेजुएटी मिलती है यहाँ पर कर्मचारियों को। अभी कुछ दिन थोड़ा सा मौसम बरसात का समाप्त हो जाए तो मैं एक बैठक इन्वायरमेंट बोर्ड की भी और लेबर विभाग की भी यही सिडकुल ग्रोथ सेंटर में लूँगा, जिसमें हमारे सभी उच्च स्तर के लेबर विभाग के लेबर और इन्वायरमेंट बोर्ड के अधिकारी रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक